गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशा है कि आप मस्त होंगे और गवर्नेंस की क्लास को रिवाइज करने में व्यस्त होंगे। चलिए, तो कल हम लोगों ने गवर्नेंस में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया करा, ई गवर्नेंस का मॉडल कर लिया। अब जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन, फिर उसके बाद सक्सेसफुलनेस और चैलेंजेस। तबीयत तो अभी दवा चलेगी। गया था आज डॉक्टर के पास, तो उन्होंने तो बहुत सारी दवाइयां फिर दे दी। चलिए, कुछ भी कलर वलर बदलना होगा तो बता दीजिएगा, या मैं पहले ही बदल देता हूं, ज्यादा अच्छा है ना। डिसिप्लिन बैकग्राउंड नहीं भैया, सॉलिड कलर बैकग्राउंड। चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का प्रयुक्तिकरण। देखो, कई बार ये लोग सोचता है या हम आप सोचते हैं कि जितना कुछ है सब ऑनलाइन हो जाए तो देखो कितना सही हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता। बहुत हद तक चीजों को हम ऑनलाइन तो कर सकते हैं, एक बड़ी सीमा तक ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो आप जानते भी हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य और कर्तव्य हैं जहां मैनुअल एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है, मैनुअल प्रशासन जरूरी है। जैसे यदि आप एग्जाम्पल लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट तो नहीं हो सकता कि आपकी ड्राइविंग का टेस्ट हो जाए। और जब तक आपकी ड्राइविंग का टेस्ट नहीं होता है, आपको लाइसेंस दिया जाना भी। अच्छा, एप्लीकेशन हो गया है क्या भाई? एप्लीकेशन हो गया है क्या? हाँ, हो गया है। आधे हाँ आधे ना, ये पता नहीं क्या है। चलिए, अगर हो भी गया है तो मैं जो कराने जा रहा हूं आप वो करिए। हो गया है या नहीं हो गया इससे मतलब नहीं है। तो प्रयुक्तिकरण में सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो लिखें कि ई गवर्नेंस कैन नॉट रिप्लेस द मैनुअल गवर्नेंस।
ई गवर्नेंस, हिंदी वाले लिखेंगे ई गवर्नेंस द्वारा मैनुअल गवर्नेंस को, मैनुअल गवर्नेंस को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। However, the role and importance of e-governance, the role and importance of e-governance cannot be minimized or reduced. तथापि इससे ई गवर्नेंस की भूमिका, ई गवर्नेंस की भूमिका और उसका महत्व कम नहीं होगा, कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। If e-governance covers the following application of e-governance. If e-governance covers the following, then it will be highly impactful for the governance, for the governance. फिर भी यदि ई गवर्नेंस को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाए तो गवर्नेंस पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विच आगे लिखेंगे इंग्लिश वाले, विच विल ईज ease the day-to-day life of the people, जिसके द्वारा, हिंदी में लिखें, जिसके द्वारा मनुष्यों के जीवन के दिन प्रतिदिन के विभिन्न पक्षों पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो नंबर 1
अर्बन सर्विसेज, शहरी सेवाएं, यानी कि जो शहरी सेवाएं हैं, यदि शहरी जीवन जीने वाले लोगों को अर्थात शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक एकीकृत इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम लग जाए और उसी के बेसिस पर इंटीग्रेटेड सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएं, तो क्या हो जाएगा? शहरी नागरिकों का जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा, है ना? तो बस यही लिख देना है, ठीक है? क्या चीज अर्बन सर्विसेज में क्या हो जाएंगी? सर्विसेज फॉर सिटीजन्स residing in cities, शहरों में रहने वाले नागरिकों के लिए जरूरी सेवाएं, जैसे लाइकवाइज, जैसे डिपॉजिट ऑफ फी, टैक्स, बिल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ट्रांसपोर्टेशन, हिंदी वाले लिख ले जैसे कि शुल्क, कर, बिल आदि जमा करना, शुल्क, कर, बिल आदि जमा करना तथा परिवहन सुविधा या परिवहन सेवा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? शहरी जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अगर ऑनलाइन हो जाए तो। फिर सभी के लिए जो दूसरा पॉइंट होता है दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करों का भुगतान। और भारत में कमाल की बात यह है कि आज की डेट में सब कुछ हो गया है। कैसा? ऑनलाइन, चाहे वो इनकम टैक्स हो, आयकर, जीएसटी एंड इवन कारपोरेट टैक्स, निगम कर भी सब ऑनलाइन हो गए हैं, ठीक है? तीसरा, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, शिकायतें दर्ज कराने में। अब शिकायतों में एफआईआर शिकायत है, और आपको पता है, जो लोग स्मार्ट होंगे वो याद आ गया होगा उनको कि कंप्लेंट टू सीवीसी, सीवीसी में शिकायत दर्ज कराने में, और फिर उसके बाद सीवीसी का विज आई प्रोग्राम भी इसमें वो लिख सकते हैं कि भारत में ये सब चल रहा है, ठीक? फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स हो गया। चलिए, चौथा बिंदु है या चौथा हेडिंग हो जाएगा अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, सरकारी
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण का ऑनलाइन किया जाना। इससे क्या फायदा होगा? बहुत तरह के फायदा हो गया। सबसे बड़ा फायदा इसमें एक आरोप लगता है कि पक्षपात बहुत होता है, तो पक्षपात पर अंकुश लगेगा। पक्षपात पर अंकुश, चेक ऑन बायसनेस, पक्षपात पर अंकुश लग जाएगा अपने आप। अब इसमें चलता तो रिश्वतखोरी है, लेकिन वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। पक्षपात लिख देंगे, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक। और जब सब ऑनलाइन हो जाएगा तो अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि कब किसका ट्रांसफर होना है और कब किसका ट्रांसफर नहीं होना है ना? उस सिस्टम अपने आप कर देगा सब कुछ। सिस्टम अपने आप कर देता है। चलिए अगला हेडिंग बना दीजिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ई गवर्नेंस इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। विकासात्मक परियोजनाओं में ई गवर्नेंस का प्रयोग, परियोजनाओं में, विकासात्मक परियोजनाओं में ई गवर्नेंस का प्रयोग। अब जो है ये कैसे होगा, तो इसको लिखेंगे नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। कहां कहां? तो लिखे हिंदी में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन, स्थानीय स्तर पर विकासात्मक परियोजनाओं का प्रबंधन, ऑनलाइन, विकासात्मक परियोजनाओं का ऑनलाइन प्रबंधन। ठीक, ऑनलाइन प्रबंधन, सॉरी एक मिनट। विकासात्मक परियोजनाओं का ऑनलाइन प्रबंधन। ठीक, तो ये हो जाएगा साहब। चलिए लास्ट लिखिए। अगला हेडिंग है मेंटेनिंग, मेंटेनेंस कर दीजिए, मेंटेनेंस ऑफ
interaction between citizen and government, नागरिक एवं सरकार के बीच, नागरिक एवं सरकार के बीच अंतःक्रिया बनाए रखना। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो मदद होती है वो होती है G2C एंड C2G मॉडल ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग। इस हेतु हिंदी में लिख दीजिए, इस हेतु ई गवर्नेंस का G2C एवं C2G मॉडल अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा। इनफैक्ट सिद्ध हुआ है। आगे इसको बढ़ा देंगे क्योंकि यही मॉडल सबसे बड़ा मॉडल है। Presently in India, there are almost all the aspects of human life under the influence of e-governance, under the influence of e-governance। वर्तमान भारत में मनुष्य जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष पर, मनुष्य जीवन के लगभग प्रत्येक पक्षों पर ई गवर्नेंस का प्रभाव पड़ा है। There are number of areas of interaction between government and citizen। नागरिक एवं सरकार के बीच अंतःक्रिया के अनेक क्षेत्र बन चुके हैं। जैसे लिखते जाएं, जैसे पासपोर्ट, कॉमा या दूसरे नंबर पर लिख दीजिए ड्राइविंग लाइसेंस, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, शिकायतें दर्ज करना, राशन कार्ड, वन इंडिया वन कार्ड हो गया, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड,
व्हीकल रजिस्ट्रेशन, वाहन पंजीकरण, वाहन पंजीकरण, जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैफिक, यातायात का अनुश्रवण, सप्लाई। अब एक शब्द लिखवा दूंगा, एक स्टेटमेंट, उसी में सब आ जाएगा। सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ सेवरल टाइप ऑफ सर्विसेस, विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति, विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति। तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप इसको अप्लाई करें और रिजल्ट पाएं। और आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे कह देना है कि इंडिया में ये सभी क्षेत्रों में ई गवर्नेंस बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से लागू हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग है सक्सेसफुलनेस ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की सफलता। तो देखो, सबसे पहले आपको यह जरूरी होगा जानना कि ई गवर्नेंस की सफलता निर्भर किस पर करती है, ये किस पर डिपेंड करती है। तो कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, ई गवर्नेंस की सफलता के लिए जरूरी क्या है? तो ई गवर्नेंस की सफलता के लिए पूर्व आवश्यकता, मैं इसको कहता हूं प्री रिक्विजिट है, इंटीग्रेशन ऑफ computerized devices, integration of computerized devices, telecommunication, information and communication technology, and other resources। तो सबसे पहले हिंदी में लिखेंगे कि ई गवर्नेंस की सफलता हेतु कंप्यूटरीकृत उपकरणों, टेली कम्युनिकेशन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी,
तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का एकीकरण आवश्यक है। एकीकरण आवश्यक है। चलिए, अब जैसे ही हम लोग इसका कर लेते हैं एकीकरण, ठीक, जैसे ही एकीकरण कर लेते हैं सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। और हमारे यहां इसका एकीकरण बहुत अच्छे से हो चुका है। थोड़ी नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, वो अभी हम लोग चैलेंजेस में बात करेंगे कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना लोड हो जाता है कई बार कि नेटवर्क जो है वो नेटवर्क हो जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में भारत में जैसे ये हो गया है तो हम लोग को क्या क्या फायदा मिल रहा है, चलिए सफलता की कहानी लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट 1, सिंगल विंडो सिस्टम। ये मैंने पॉइंट ऐसे ही बना दिया, बस आपको पैराग्राफ में लिखना है। ई गवर्नेंस द्वारा एकल खिड़की प्रणाली संभव हुआ। अब इसका क्या फायदा हुआ? इट मेड द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन as a flat organization। इसने पदसोपानिक संगठन को समतल संगठन बना दिया। पहले क्या होता था, किसी एक काम को कराने के लिए जब आप जाते थे तो पहले इस लेवल पर गए, फिर इसने कहा कि अच्छा अब पाणे जी के साथ, यहां पाणे जी बैठते थे, पाणे जी ने काम कर दिया आपका, मान लो कुछ ले वो करके, फिर बोला जाओ तिवारी जी के पास, तिवारी जी के पास वर्मा जी के पास, वर्मा जी के पास शर्मा जी के पास। अब फाइल आप लेके घूम रहे हैं, खूब ढेर सारा डिले हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक ही खिड़की पूरे संगठन में आप गए, एक विंडो पर पहुंचे, अपनी फाइल दिए, वहीं पर सारा काम हो गया। अब ये पांडे जी, तिवारी जी, वर्मा जी, शर्मा जी, धर्मा जी जाने, आपको खाली एक जगह से काम होकर के मिल रहा है। बाकी का पीछे का काम शर्मा जी, तिवारी जी, पांडे जी, गुप्ता जी जो भी हैं वो करेंगे नहीं करेंगे, किया कि नहीं किया, उनके पास हो जाएगा। तो फाइल दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी किसी के पास अटकने वाला नहीं रहेगा, है ना। सिंगल विंडो सिस्टम इस सफलता का बहुत बड़ा कदम है। अक्सर आपके प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते रहते हैं कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना आसान कर दिया है हमने, एक ही खिड़की पर जाइए, एक ही विंडो से आप अपनी इंडस्ट्री लगा लीजिए। लेकिन अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए चाहिए होता है, इट रिक्वायर्स, जानते हो क्या चाहिए, इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन।
कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। लिख दीजिए, इस हेतु अंतर्विभागीय, इस हेतु अंतर्विभागीय एवं अंतराविभागीय, अंतर्विभागीय एवं अंतराविभागीय समन्वय एवं सहयोग, समन्वय एवं सहयोग आवश्यक होता है। और ये कर सकता है जब कोई संगठन, कोई सरकार, तभी जो है यह संभव होता है। सक्सेसफुलनेस की अगली स्टोरी, दूसरी कहानी लिखिए। ड्यू टू revolution in computer and ICT, कंप्यूटर एवं सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति आने से, कंप्यूटर तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति आने से क्या हुआ? यहां क्रांति आई तो एक नई दुनिया बन गई। A new world digital world is created। डिजिटल दुनिया के रूप में, डिजिटल दुनिया के रूप में एक नई दुनिया का जन्म, एक नई दुनिया का जन्म हुआ है। ठीक, अब क्या हुआ? इन एंड दस, अब इससे क्या फायदा हुआ? एंड दस the era of, and thus the era of any time, anywhere of services started। परिणामतः कहीं भी, किसी भी समय, कहीं भी किसी भी समय सेवा का युग शुरू हुआ, युग शुरू हुआ। ठीक, और अब और क्या हो गया? The services are available 24/7। 24/7 सेवाएं उपलब्ध हैं। चलिए अगला पैराग्राफ। इसके कारण एक और चीज शुरू हुआ जिसका नाम है ISDN। नाम तो सुना ही होगा। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, एकीकृत सेवाएं डिजिटल नेटवर्क।
भारत सरकार ने भी आईएसडीएन शुरू हो गया, और आईएसडीएन शुरू होने से बहुत तरह के फायदे होने शुरू हो गए, बहुत तरह के, बहुत तरह। तो लिख दीजिए, ड्यू टू दी, अब लिखना क्या है, ड्यू टू दी एबव डेवलपमेंट्स, उपर्युक्त नव विकास के कारण, उपर्युक्त नव विकास के कारण वर्तमान ऑनलाइन युग को निम्नलिखित रूपों में और स्पष्ट कर सकते हैं, निम्नलिखित रूपों में और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। It can be explained well in the following manners. ठीक, पॉइंट 1, अब पॉइंट्स में लिखें, एनी टाइम द एरा ऑफ, एनी टाइम एंड एनीवेयर, किसी भी समय और कहीं भी, किसी भी समय और कहीं भी सेवा के युग की शुरुआत के कारण के युग के शुरुआत के कारण समय एवं दूरी महत्वहीन हो गई, समय और दूरी महत्वहीन हो गई। सेवा प्राप्त करने या सेवा प्रदान करने में जो टाइम और डिस्टेंस का फैक्टर था वो खत्म हो गया। has ended the limitation of time and distance. अगला पॉइंट, the countries are becoming more resourceful. हिंदी वाले लिखें, विभिन्न देश और अधिक संसाधन एकत्र कर पा रहे हैं, विशेष रूप से जिनके पास संसाधनों की कमी थी, especially those who were facing resource scarcity. अब ये कैसे हो रहा है, तो आप जानते हैं इंडिया ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के कारण, बीपीओ सर्विसेज देने के कारण बहुत रेवेन्यू कमाया, बहुत पैसा बना।
और अभी भी बना रहा है, तो संसाधन आ रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ टर्शरी सेक्टर इतना तेजी से डेवलप नहीं होता अगर हम विदेशियों का काम कर नहीं रहे होते, है ना। है ना। चलिए, फिर उसके बाद जनता और सरकार के बीच सेवाओं में आ जाइए। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड इवन प्राइवेट सेक्टर। सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। सरकार एवं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, ज्यादातर तो सामान सरकार और ये दोनों रहेगा। जैसे रेल टिकट रिजर्वेशन, रेलवे टिकट आरक्षण, रेल टिकट आरक्षण, एयर टिकट बुकिंग या आरक्षण, हवाई जहाज का टिकट बुक करना, बैंकिंग। और बैंकिंग में जितना डेवलप हुआ है सब लिख दोगे, इंटरनेट बैंकिंग, ऐप बेस्ड बैंकिंग, मैसेज बेस्ड बैंकिंग, सब लिख सकते हो। व्हाट्सएप बैंकिंग भी हो गया अभी तो, ठीक। फिर उसके बाद टैक्स पेमेंट, कर भुगतान, फिर उसके बाद फी पेमेंट, शुल्क भुगतान। शुल्क भुगतान में कितना बड़ा काम हुआ है, ये वाला टोल टैक्स वाला दे दीजिए। और अभी तो उसमें और एक कोई नई तकनीक ला रहे हैं, कह रहे हैं कि जीपीएस ट्रैकर लगा रहेगा, ट्रैक होगा, बैरियर लगेगा ही नहीं। शुल्क भुगतान। फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, फास्टैग अभी है, आगे फास्टैग भी हटा रहा है, तो एक लाइन यहां भी लिख दीजिए। अन्य लगभग सभी प्रकार की सेवाएं, ऑलमोस्ट ऑल अदर टाइप ऑफ सर्विसेज, डीएल, सीएल, पीएल, आधार, ठीक है, तमाम सारी चीज, सब कुछ लिख दीजिए, ठीक। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा होते रहने से ये जो करप्शन है इसको दूर किया जा सकेगा? तो एक बात हमेशा याद रखना, करप्शन कभी दूर नहीं होता है। करप्शन पर नियंत्रण होता है, नियंत्रण हो सकता है, करप्शन को पर अंकुश लगाया जा सकता है, दूर नहीं होता। क्योंकि करप्शन एक माइंडसेट है। जो लोग यहां बैठे हैं क्लास में, क्लास पढ़ भी रहे हैं, अगर वो देखें, सोचे जरा, तो हो सकता है कई लोग ऐसे मिले, अपने आप को एनालाइज करें, तो पता चलेगा कि उनका माइंड ही करप्ट है। तो एक्चुअली करप्शन के दो मेजर कारणों में से एक कारण है मना स्थिति का करप्ट होना। व्यक्ति मन से, मना स्थिति से भ्रष्ट है।
और दूसरा सब कुछ है, चीटिंग भी करप्शन है, और दूसरा कारण होता है सिस्टम। तो ये कभी नहीं कहना है किसी उत्तर में कि समाप्त हो जाएगा, कहना है नियंत्रित होगा, मिनिमम हो जाएगा, लगभग शून्य के स्तर तक लाया जा सकता है। ये सब शब्द यूज करेंगे, समाप्त होने जैसा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो है आ, चलिए, तो इसकी सफलता की बहुत सारी कहानियां आप पढ़ेंगे नई नई, और उसको एग्जाम्पल के रूप में कोट करेंगे। एक एकदम शुरुआती कहानी मैं आपको बताऊं तो 98-99 का वित्तीय वर्ष था। गुजरात सरकार ने अपने चुंगी से प्राप्त जो कर होते हैं उनको देखा, तो टोटल मिला था 60 करोड़। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2001 में पूरा का पूरा वहां जो चुंगी होता था, पहले होता था ना अंतरराज्यीय जो है कमर्शियल वाहन आते जाते थे तो चुंगी लगती थी, तो 2001 में सब जगह लगा दिया कंप्यूटर और कैमरा। जानते हैं क्या हुआ, 60 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ करके सीधे 250 करोड़ हो गया, 250 करोड़। इसका मतलब 190 करोड़ रुपया रिश्वत में जाता था, और 190 करोड़ का मतलब कम से कम आधा जरूर रिश्वत लगता रहा होगा, यानी कि 95 करोड़ रुपए रिश्वत में लोग खा जा रहे थे, सरकार को चूना लग रहा था। तो ये जो है क्या हो गया, ये एक पूरा का पूरा अंकुश लगा, भ्रष्टाचार रुका, कम हुआ, जीरो हुआ, जो भी कह सकते हैं कह सकते हैं। और यही कारण है कि आपका ये जो प्रधानमंत्री है मोदी, ये पीछे पड़ा रहता है। डिजिटल इंडिया, ई क्रांति, को पता है कि 2001 में 60 का 250 करोड़ में कर चुका हूं। चलिए अगला हेडिंग, चैलेंजेस, चुनौतियां। ई गवर्नेंस के सम्मुख चुनौतियां। तो पहली चुनौती, आप सब जानते हैं इसलिए केवल शॉर्ट में लिख लीजिए। पहली चुनौती क्या है, तो पहली चुनौती, नीदर द टेक्नोलॉजी, पहली चुनौती ना तो प्रौद्योगिकी की समस्या है और ना ही रिसोर्सेस की, नॉर रिसोर्सेस, बट इज माइंड सेट एंड चेंज मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चुनौती ना तो
प्रौद्योगिकी का अभाव, ना ही संसाधनों का अभाव, बल्कि मनः स्थिति तथा परिवर्तन प्रबंध की चुनौती है। परिवर्तन प्रबंध की चुनौती है। परिवर्तन प्रबंध का मतलब क्या? एक्चुअली याद रखना, आप मैं कोई भी व्यक्ति बदलता नहीं है। बदलता कौन है? समय या परिस्थितियां। अब मान लो पहले मैनुअल गवर्नेंस था, अब ई गवर्नेंस आया, तो कंप्यूटर आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। तो लोग क्या होते हैं? लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं, और परिवर्तन का जब विरोध होता है तो उसी परिवर्तन का प्रबंधन करना जरूरी होता है, और वही मन स्थिति जो उनकी है परिवर्तन का विरोध करने की, उसी मन स्थिति को दुरुस्त करना बहुत जरूरी होता है। ठीक, आज सुमन का नंबर लगा हुआ है पर आज कोई ब्लॉक नहीं होगा। मस्त रहिए। किसी को गाली वाली भी लिखना है लिख दीजिए, मस्त रहिए, एकदम मस्त रहिए, जो मन में आए करिए। किसी को ब्लॉक मत करना भाई, मस्त रहने दीजिए इनको। थोड़ी देर बाद इनको खुद ही समझ आ जाएगा। अब इसके अलावा अन्य चुनौतियां अन्य चुनौतियों में लिखिए, एबीसी लिख दीजिए जल्दी जल्दी। रीडिफाइनिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों एवं विनियमों को पुनर्परिभाषित किया जाना। इसके लिए भारत सरकार ने आईटी एक्ट में प्रावधान किया। ई गवर्नेंस के लिए आईटी एक्ट 2000 में प्रावधान किया। अगला, एड्रेसिंग द लीगल इश्यूज, विधिक मुद्दों का समाधान। और विधिक मुद्दों में तमाम सारी विधियां बनाई गई है और बहुत सारी विधियों में संशोधन किया गया। ठीक, फिर उसके बाद अवसंरचना की चुनौती, इंफ्रास्ट्रक्चर। अवसंरचनात्मक चुनौती, इसमें सबसे बड़ी चुनौती भारत में जो आती है वो आती है ड्यू टू, अवसंरचना की समस्या या चुनौती के अनेक कारण हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, जनसंख्या, इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि बहुत लोड रहता है। डिस्टेंट एंड रिमोट एरियाज कह सकते हैं। दूर दराज के क्षेत्र, हिल, वैली, पहाड़ी या पहाड़, घाटियां आदि। इससे क्या होता है? नेटवर्किंग को दुरुस्त करने में
बहुत दिक्कत हो जाती है। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, संरचना नहीं, अवसंरचना। चलिए, फिर स्किल एंड अवेयरनेस, कौशल एवं जागरूकता, कौशल एवं जागरूकता। फिर उसके बाद अंतर विभागीय, इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अंतर विभागीय एवं अंतरा विभागीय, अंतरा विभागीय सहयोग एवं समन्वय। फिर फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचनाओं तक मुक्त पहुंच, फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचनाओं तक मुक्त पहुंच, फ्री में पहुंच जाना। फिर लैक ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल, प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी, प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी। पुअर कनेक्टिविटी, पुअर कनेक्टिविटी, हिंदी में भी घटिया कनेक्टिविटी लिखेंगे, घटिया कनेक्टिविटी। challenges of digital evils, डिजिटल बुराइयों की चुनौतियां, जैसे इश्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डार्क नेट, डीप फेक। आजकल डीप फेक हो गया है, ऐसा लगता है कि सचमुच कोई व्यक्ति वही व्यक्ति है ना। बहुत सारी चीजें। ठीक, हाँ, हैकिंग टैकिंग सैकिंग जो भी है सब डाल दो यहां पे। जितनी डिजिटल बुराई है, मैं बहुत सारों का नाम नहीं ले रहा हूं, जो आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे। किसी के फेसबुक अकाउंट पे जाना और जाने क्या क्या करना, फिर जामताड़ा गिरोह, ये सब चुनौती है ई गवर्नेंस के लिए, है ना। पर मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जानते हैं, आप लिख देंगे। तो इस तरह से ये तमाम सारी चुनौतियां, चुनौतियों के बाद अब कुछ नहीं बचता है सिवाय इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट, इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट।
अब ये याद रखना कि भारत सरकार द्वारा पहल अगर पूछेगा तो भारत सरकार की पहल आपको बतानी होगी, और अगर जो है किसी राज्य विशेष का एग्जाम देंगे तो हो सकता है उत्तर प्रदेश दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश पूछ ले, बिहार पूछ ले, बिहार में बिहार के एग्जाम में। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है कुल मिलाकर के क्या हो गया, करंट का टॉपिक हो गया। इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट जो है ये आपको वो करने होंगे जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसके लास्ट के एक साल में जो भी डेवलपमेंट हुआ होगा उन्हीं डेवलपमेंट्स को तैयार करके आपको जाना पड़ेगा। ये बात परमानेंटली याद रखिएगा। जैसे अगर आप आज बात करेंगे कि भैया ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स क्या है, तो आज की डेट में आप बात करने लगोगे माई गवर्नमेंट पोर्टल की, आप बात करोगे डिजी लॉकर की, है ना, कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा ना। आप बात करोगे मोबाइल सेवा की, प्रधानमंत्री ने शुरू करवा दी है। फिर आप बात करोगे डिजिटल इंडिया की, और डिजिटल इंडिया में फिर आप बात करोगे ई क्रांति की, और फिर ई क्रांति के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो टारगेट रखे गए हैं उनको अचीव करने की, उमंग ऐप की, और वो जो स्मृति ईरानी ने शुरू किया था एजुकेशन वाला जिसमें फ्री एजुकेशन मिल रहा है, ऑनलाइन वाला, उसका क्या नाम है, स्वयं। स्वयं स्वयं पढ़िए और स्वयं सब जान लीजिए, ठीक है। फिर जब आप पूरे देश के लेवल पर देखने लगोगे, पूरे देश पर देख करके पूरे देश के संदर्भ में यदि आप देखने लगोगे तो पता चलेगा कि बिहार की जोड़ी कभी नहीं टूटेगी। अच्छा, हमेशा साथ रहते, हाँ ठीक बात है। तो आप स्टेट्स का देखोगे तो विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के भूमि परियोजनाएं शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, है ना, उत्तर प्रदेश में, बिहार में लैंड रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट सभी राज्यों ने ऑनलाइन कर दिया, भू अभिलेख ऑनलाइन कर दिया, खतरा खतौनी वगैरह सब ऑनलाइन मिलने लगी है। तो कहने का मतलब यह हुआ, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो इनिशिएटिव्स ऑफ ई गवर्नेंस हैं वो हमेशा आपको करंट वाला तैयार करके जाना होगा। अगर आपको किसी स्टेट का एग्जाम देने जाना होगा, फिर याद दिला दूं, इफ यू विल गो टू अपीयर इन एनी स्टेट एग्जाम, तो नेशनल लेवल पर जो नया चीज शुरू हुआ है वो तो आप तैयार करेंगे ही करेंगे, राज्य स्तर पर भी जो नया शुरू हुआ है वो भी आपको करना होगा। ठीक, क्लियर है? और इसी के साथ मैं औपचारिक रूप से यह घोषणा करता हूं
कि गवर्नेंस की आपकी क्लासेस आज से समाप्त हुई। आप सबका इतने दिनों तक मेरे साथ बने रहना बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। और आपके 2-3 प्रश्न हो सकते हैं, जैसे एनजीओ और एसएचजी कुछ ही ने पूछा था, कई दिनों से लगातार पूछ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनजीओ एसएचजी ये सब सोशल जस्टिस वाले टीचर पढ़ाएंगे। और किसी ने कहा था कि सर कार्यपालिका वाला बचा हुआ है, कार्यपालिका नियंत्रण, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, किसी ने शायद कहा है। तो जरा सा उसको कर देता हूं मैं, याद आ गया अचानक। और किसी भी टॉपिक की बात अगर कोई कर रहा हो कि छूटा है तो हमको बताए, हम उसको बता देंगे कि छूटा नहीं है। ठीक, वो टॉपिक का नाम ले, मैं बता दूंगा कि कोई टॉपिक बचा नहीं है, ये जो बचा है वो मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। ठीक, इसका सीधा मतलब होता है कि कार्यपालिका का यानी कि राजनीतिक कार्यपालकों द्वारा स्थानीय कार्यपालकों पर नियंत्रण रखा जाना। तो ऐसे समझ लो कि मंत्री जी, उसके बाद सीधे सचिवालय, और उसके बाद पूरा का पूरा कर। ये जो है पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब लोगों को चूंकि याद नहीं रहता है इसलिए मैं फिर से बोल दे रहा हूं। ठीक है, ये पहला तरीका कौन सा है इसका रखने का? तो राजनीतिक दिशा निर्देश एवं पॉलिसी डायरेक्शंस, पॉलिसी एंड पॉलिटिकल डायरेक्शंस। हिंदी वाले लिख दें, मंत्रियों द्वारा, हाँ हो गया है, धन्यवाद प्रभु, हो चुका है ये, थैंक यू वेरी मच, आपको याद आ गया। तो अब आपको यदि कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। सिविल सर्वेंट की भूमिका वो एथिक्स में आती है। आरटीआई भी एथिक्स में आता है। लोकतंत्र में लोक सेवकों की भूमिका ये सोशल जस्टिस वाले में आएगी। सिटीजन चार्टर एथिक्स में आएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको अपलोड करा दिया है मैंने क्वेश्चन, और फिर से क्वेश्चन और अपलोड करा दूंगा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ईडी मेरा सिलेबस नहीं है। कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। किसी का सवाल नहीं है तो इनको नमस्ते बोला जाए। थैंक यू, नमस्कार। क्वेश्चन नहीं है किसी के पास, चलिए थैंक यू। चलिए थैंक यू, थैंक यू।
कोई सोर्स का जरूरत नहीं है, आपको किसी सोर्स की जरूरत नहीं है, आप केवल अपना करंट अफेयर्स पर ध्यान रखिएगा, बस ओनली करंट अफेयर्स। चलिए, थैंक यू।